नमस्कार दर्शकों, आज अपने चैनल में तीन ब्राह्मण बंधुओं को बुलाकर हम रखे हैं और इनसे चर्चा करने जा रहे हैं 91 के बाद से पूरे देश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, उन्हें क्या मिला, क्या खोया और वर्तमान में बिहार में बिना सोचे समझे एक हत्या कर दी गई, उस पे क्या है हमारे विशेषज्ञों की राय। हमारे साथ यो बैठे हैं राजीव कुमार झा जी, उनके बगल में हैं फेम सागर पांडे जी जो ज्योतिषाचार्य हैं, इधर हैं रमेश कुमार चौबे जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का स्वागत है दिव्यरश्मि चैनल में। धन्यवाद। झा जी, पहला प्रश्न आपसे, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ तब से लेकर आज तक जो स्थिति ब्राह्मणों की है, वो क्या लगता नहीं कि द्वयम दर्जे की नागरिकता मिल गई है? एकदम 100% सत्य है। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से ब्राह्मण के ऊपर जो भी सरकार, सारे लोग अत्याचार कर रहे हैं। ब्राह्मण इसमें सबसे बड़ा दोषी ब्राह्मण खुद भी है। ब्राह्मण अपना काम छोड़ के, अपना जो भी ब्राह्मणत्व है उसको छोड़ करके आजकल वो नेता लोगों के पीछे मतलब उसको लगना, उसको अपना कर्म छोड़ के वो दूसरे के पीछे चमचागिरी कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण, अभी भी मैं ब्राह्मण को सलाह देता हूँ, ब्राह्मण का जो अपना कर्तव्य था पहले वो करना चाहिए और अपना कर्म के आधार पे ही अपना जो ब्राह्मण का स्थिति था, विद्वता का, पढ़ाई का, जो शिक्षा लेना और देना, यही काम था, उसको करना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण का स्थिति बहुत बुरा है आज के डेट में। और अभी हाल ही में यहाँ आरा में भरत भूषण तिवारी को देखिए, इसका उदाहरण है। जो ब्राह्मण, जो निर्दोष बच्चा था, आज तक एक भी उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद उसको इनकाउंटर बिहार सरकार ने कर दिया। ये कहाँ का सही मतलब उचित है? पांडे जी, बिहार में कई मंत्री भी ब्राह्मण हैं, जो वर्तमान सरकार है उसमें भी कई ब्राह्मण हैं। इनकाउंटर हुआ, जैसे झा जी ने बताया, अभी इनकाउंटर के बाद सभी लोग हरियाली आंसू बहाने चले गए हैं, तो क्या उन लोगों की नैतिकता गवाह देती है? उन्हें इस्तीफा दे देने में क्या परहेज है? नहीं, सत्ता का लोभ और कुर्सी का लोभ जो है वो सबसे ज्यादा है। तो सत्ता और कुर्सी का लोभ जो है, ये सोचते हैं कि इससे हम क्या ना ब्राह्मणों को जोड़ लेंगे। ब्राह्मणों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, ब्राह्मणों को तोड़ रहे हैं। और ब्राह्मणों की जहां तक स्थितियां हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो हम ब्राह्मणों की वजह से ही हम आप यहाँ पहुंचे हैं। तो बातें करने के लिए राजनीतिक द्वंद्व तो बहुत बड़ी चीज है, द्वंद्व की बात हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक के जितने भी शिखर पर हैं, चाहे उस अवस्था में पहुंचे हैं लोग, वो ब्राह्मणों को सिर्फ टारगेट करवा रहे हैं और टारगेट ब्राह्मण हो रहा है। और दूसरी चीज क्या रही कि आज जो भी है, जैसे अभी आपने पूछा मंडल कमीशन के बारे में, तो मंडल कमीशन भी भाजपा का ही लाया हुआ है। उस समय भाजपा का समर्थित वो पार्टी थी जनता दल, है ना जी। भाजपा ही समर्थन करके रखी थी, जिसके वजह से वो मंडल कमीशन आयोग आया। ब्राह्मणों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों के लिए 91 के बाद या अभी वर्तमान की स्थितियां में ब्राह्मणों की बात नहीं है। ब्राह्मण शुरू से अपेक्षित रहा है। जब से देश आजाद हुई है, लगभग मान के चला जाए, उस समय से ब्राह्मण अपेक्षित रहे हैं। अगर इस राजनीतिक के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ऐसे, ये तो कलयुग है। शतयुग और द्वापर त्रेता में भी जो है ना, निशाचरों को सबसे ज्यादा भय ब्राह्मणों से ही होता था। लेकिन रामायण में साथ में लिखा ही हुआ है ना, विप्रधेनु सुरसंहिता लिन्न मनुज अवतार। हाँ, ब्राह्मण के देखिए, भगवान का अवतरण जो है वो तो हर काल में, देखिए विप्र के लिए, विप्र कहते हैं, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, विप्र का आज जो है
विप्र कहते किसे हैं, द्विज किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, इन सबों के विवेचना का ये विषय है। रह गई सवाल का कि विप्र का या द्विज का जो है ना, हम ये देखें, आज हम ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ब्राह्मण से, है ना, ब्राह्मण का ही एक बोध लिया जाए। मैं किसी जाति का ये नहीं कर रहा हूं, हम सभी ब्राह्मण ने हमेशा ये किया है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म में लोग हैं, जो सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, चाहे आज वो राजनीतिक तौर पर जितने भी जो है ना कास्ट में बटे हो, जाति में बटे हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मण जो है सभी सनातनी वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए शुरू से ही ये अपना यथी रखा है, मत रखा है, और उस पर कार्य भी किया है। वो कोई ये नहीं है कि किसी जाति के लिए वर्ण की, पहले हमारे यहाँ वर्ण की व्यवस्था थी, अब तो राजनीति में जाति की व्यवस्था कर दी गई है। जाति का भी कई एक जाति में उपजातियों में विभाजित कर दिया गया है। ये तो बड़े राजनीति की बात है। चौबे जी, जैसा पांडे जी ने बताया कि 91 में मंडल कमीशन भाजपा के द्वारा लाया गया और उसी 91 में ब्राह्मणों का जेनोसाइड किया गया कश्मीर में, तो क्या आपको लगता नहीं कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है ब्राह्मणों के साथ ही दुर्व्यवहार करती है? जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जब ब्राह्मणों का, कश्मीरी ब्राह्मणों का विस्थापन हुआ और उनकी हत्याएं हुई, सामूहिक हत्या हुई, तो इसके लिए जो है भाजपा जिम्मेवार है। भाजपा के कोलिशन की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, गवर्नर भी उसके थे, गवर्नर भी उसी के थे। तो इसलिए भाजपा इसलिए जिम्मेवार है कि, और कश्मीर के ब्राह्मण को इशू बना करके ये आज देख रहे हैं कि भाजपा को बहुमत है, देशव्यापी फुल बहुमत है, तो केवल ब्राह्मण को टारगेट करके कि आगे करके कि कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है और उन्हीं को भजा करके ये सत्ता में आए। आज मोदी जी जो है 12 साल हो गया और 9 साल हो गया। ये बिहार में जब से भाजपा की सरकार आई, इसके पूर्व में नीतीश जी की सरकार थी जो भाजपा की नहीं थी जी। जैसे ही भाजपा की सरकार बिहार में आई तो बिहार में भी ब्राह्मणों पे अत्याचार शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल शुरू हो गया है। नीतीश जी देखिए जो भी हो, वो सबको लेकर के चलते थे, ठीक है। ये जैसे ही अभी सम्राट चौधरी बने हैं, इन्होंने बयान जो दिया है, बड़बोलापन में कहिए बयान दिया है ना कि ये गोली पुलिस चलाती है तो 2 गोली चलाओ, गोली की कमी नहीं है पुलिस के पास। तो पुलिस वालों का मनोबल जो है इसमें बढ़ा हुआ है। पुलिस के गुंडाई पर उन्होंने न कभी नहीं बयान दिया। पुलिस का जो गुंडाई है, जो पीड़ित थाना में जाते हैं तो उनकी मां बहन का गाली से स्वागत करते हैं पीड़ित का पुलिस, तो वो राजनीतिक अगर सही में वास्तव में थे और जनमानस का हिस्सा थे तो उनको बयान देना चाहिए कि जो पुलिस पदाधिकारी या पुलिस वाला पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको जो है सजा दिया जाएगा। उन सजा देने के लिए कहते हैं तो वो जो है जनता में ये संदेश दिए कि नहीं, एक गोली चला रहा है कोई तो 2 गोली चलाओ। दुर्दांत अपराधियों के सामने साष्टांग दंडवत समर्पण की मुद्रा में है बिहार पुलिस, और जो समर्थता है उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो दुर्दांत अपराधी है। झा जी, इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब आती है कहीं भी तो उसमें टारगेट होते हैं ब्राह्मण, क्या कहेंगे आप? ये सत्य बात है। जब अभी बोले हैं चौबे जी, जो कश्मीर में की घटना, कश्मीर में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कोलैबोरेशन की सरकार थी, उस समय भी तो वही हुआ था। और घरियाली आंसू बीजेपी बहाती है, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। वही आज ही उदाहरण देखिए ना, अभी तुरंत अभी बीजेपी की गवर्नमेंट कब, मतलब कितना दिन हुआ, थोड़ा दिन हुआ है, उसके बाद तुरंत एक ब्राह्मण का हत्या हो गया। तुरंत जो आज तक एक भी रेप नहीं लगा, कोई भी एक भी केस नहीं था उसके पास, एकदम वो बेचारा सामाजिक लड़का था, एक कम एज का यंग लड़का था, उसको मार दिया गया। क्या कसूर था उसका? समर्पण के बाद मारा गया है। ये अत्याचार नहीं था, क्या समर्पण के बाद कोई भी देख सकता है कि उसने हथियार डाल दिया था
और उसने लाइव फेसबुक पर अपने करके ये भी बोला कि मेरे साथ छल हो सकता है। तो उसको छल हो सकता है मतलब समझने कि उसके अंदर जो है व्याप हो गया था कि ये मेरी हत्या कर सकते हैं। जब तक उसके हाथ में हथियार था, पुलिस पदाधिकारी को, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को हिम्मत नहीं हुआ उससे मुकाबला करने के लिए, या उसने आज तक किसी जनता का, जनमानस का, किसी भी समाज के, तो उसने हत्या नहीं किया है, न अपराध किया है। आज देख लीजिए कि उसके लिए शेड्यूल कास्ट के, पिछड़ा वर्ग के, मुस्लिम कितना सड़क पर उतर गए हैं, और उसके शहीद होने के बाद जो है जनाक्रोश है। और जनाक्रोश में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार पुलिस के खिलाफ में किस तरह से आग उगल रहे हैं लोग। तो ये अंदर का आक्रोश है और जो कि बिल्कुल जायज है। वो ये पांडे जी, आप तो धर्म से जुड़े हुए हैं, आप धार्मिक कार्य भी करते हैं। एक तरफ हिंदुओं की बात करके ब्राह्मणों का जेनोसाइड होता है, भगवान श्री राम के नाम पे सत्ता में आने वाली पार्टी आज भगवान श्री राम के चंदा को भी हड़प जाती है। तो क्या ये कौन सा हिंदुओं की बात हो रही है? ये देखा जाए, इसमें क्या है ना कि किसी भी संस्था से और किसी संस्था के द्वारा अगर कमेटी का गठन की जाती है, किसी संस्था के द्वारा कमेटी का गठन की जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना ही है। तो आज जो वहां पर जो कमेटी जो गठित है, जो जिस लोग को कार्यभार सौंपा गया है, स्पष्ट है कि वो, मैं संघ को मतलब दोषी नहीं मान रहा हूं, पर संघ के द्वारा यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। आज 1947 के बाद की भारत की बात आप कर रहे हैं, उसके पूर्व के भारत की बात कीजिए। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, वहाँ तिरुपति बालाजी हैं, कई मंदिर है जिसका संचालन पहले हिंदू धर्म के द्वारा होता था, वहाँ के लोकल नागरिकों के द्वारा होता था। वहाँ अकूत संपत्ति जमा हो गई और एक नए बने हुए मंदिर में एक कमेटी, संघ वालों के द्वारा बनाई हुई कमेटी चोरी पे उतारू हो गई। इसका मतलब है कि संघ का चाल चरित्र कितना घटिया है। नहीं, मेरा कहना है कि केदारनाथ मंदिर में जो है हुआ था, टूटा था मंदिर, जो टूटा था, और वहां पर जो है हुआ था कि उसका जो है पुनरुद्धार किया जाए, और दिया गया था रिलायंस के किसी को दिया गया था। तो जितना सोना था, कितना टन सोना था, क्विंटल में सोना था, वो जो है पीतल बन गया। ये जो है हिंदुत्ववादियों की सरकार है। तो क्या ये संघ जिम्मेवार नहीं है? भाजपा जिम्मेवार नहीं है? सनातन की पक्षधर बन करके सत्ता में आई हुई ये बहुमत की सरकार जो है, वो सनातन के साथ सबसे ज्यादा छल की है, सनातन को गंदा की है। ये पांडे जी जरा इस पे देखें, किस प्रकार से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए काल नेमी वहां साधु का भेष बनाकर चला गया। क्या उसी प्रकार से ये भाजपा वाले लोग भी आज काल नेमी बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% सत्य है, और कालनेमी का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। क्योंकि किसी संस्था के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा, समूह के द्वारा अगर कार्यकारिणी सदस्य की जो है ना नियुक्ति की जाती है, उसमें अगर किसी प्रकार का गलती होता है, गलती क्या होता है, ये चोरी नहीं बल्कि डकैती इसको कहेंगे। आज जो है कि जो बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ भगवान के कार्य में, भगवान के मंदिर में, दान पात्र में जो लोग डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, सोना चांदी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज आया है जो कि चांदी का इतना बड़ा हार टाइप से, वो 1200 हीरे जवाहरात से जड़ित थे, वो चढ़ाया गया, उसकी कोई अता पता नहीं है। बहुत सी चीजें जो है कि मैंने आज इतना चंदा आ रहा है, वहां पर लोग दान पत्र में डाल रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इतने लोग तो आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। फिर आज जो है ना कि सीसीटीवी कैमरा से भी उसका जो है ना ये उसको बंद कर दिया जा रहा है।
उसमें गड़बड़ी दिखलाकर, माने लूट का एक बहुत अच्छा षड्यंत्र प्रारंभ से ही चल रही थी और ये सुनियोजित थी। कहीं से मतलब कि घटना नहीं है, ये सुनियोजित एकदम बिल्कुल प्रयास ये शुरू से रहा है। ये निकालने का, चंदा चोरी करने का प्रयास प्रारंभ से रही है। झा जी, ये भारत में सरकारें 1947 के बाद से आई हैं। कांग्रेस की सरकारें लगभग 60-65 साल रही। क्या पहले कभी किसी मंदिर में आपने वीआईपी कल्चर देखा था क्या? नहीं, कभी कोई वीआईपी कल्चर नहीं था। जनमानस एक जैसा था, लाइन में लग के जाइए और पूजा कीजिए। आज जो बनारस, इसका एक उदाहरण है मोदी जी का क्षेत्र, बनारस में जाइए, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकते हैं। मात्र 1 घंटा का टाइम दिया गया है और 1 घंटा तीर्थ स्थल हो गया है। चलिए, वो पूजा स्थल है ही नहीं, अब तीर्थ स्थल बना दिया गया। पूरे अयोध्या हो, पर्यटन स्थल, पर्यटन सॉरी पर्यटन स्थल, तो सब पर्यटन स्थल हो गया, तीर्थ स्थल रहा ही नहीं। जाइए बनारस में क्या हो रहा है, देखिए। पूजा होगा क्या? शंकर जी से दर्शन नहीं होगा, आपको जल नहीं चढ़ा सकते हैं। बंद मात्र 1 घंटा, उस 1 घंटा में केवल वीआईपी, जनरल पब्लिक को जाना ही नहीं है। देवघर का भी वही हालत है, सभी जगह का वही हाल है। जितने भी जो है ना, जितने धर्म स्थल थे, जितने भी हमारे जो पुरातन मंदिर वगैरह हैं, सभी को पर्यटन स्थल में उसको बदलाव कर दिया गया है। मतलब आस्था के साथ भी इसने खिलवाड़ किया। इसीलिए कहा गया है, हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है, जिस देश का राजा अगर बनिया होगा तो सब जगह बनियागिरी करेगा। तो यहाँ भी तो बनियागिरी कर रहा है ना, बनियागिरी हो रहा है। पैसा, पर्यटन क्या पैसा चाहिए उसको, तो पर्यटन का उसको पूजा से क्या मतलब है? तो राजा तो हमारा बनिया बना पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? यही हो रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब वैश्यों की सत्ता होगी तो आधिकता फैलेगी। वही हो रहा है, वही हो रहा है। देखिए, समाज से ज्यादा किसी वर्ण को या किसी समुदाय को हम दोष देने से ज्यादा हम ये रख रहे हैं कि हमारी मानसिकता जो है ना, उस पर एक बुलंद आवाज उठनी चाहिए। एक पूरे देश में एक प्रकार की क्रांति होनी चाहिए कि जो सनातन धर्म के अनुयायी जितने भी लोग हैं, जो हम चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो है ना, उसका जो सही उपयोग जो है एक अच्छे कार्यों में हो, गुरुकुल के निर्माण में हो, गुरुकुल के में उसके पद्धति के ऊपर हो, उसके रख रखाव पर हो, उसके विकास के लिए हो। कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, सनातनी होनी चाहिए। उसके जो है विकास के कार्य में ये पैसा जाए, फंड जाए, किसी भी गवर्नमेंट के फंड में न जाए, बल्कि इसका एक बिल्कुल एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित इसका एक संचालन समिति बनाया जाए और बना करके इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। चौबे जी, आप तो प्रशासन में भी गहरी पैठ रखते हैं। जिस प्रकार से अभी इनकाउंटर हुआ जी, किसी समय में, जहां तक मुझे याद है 2015 के आसपास के करीब, आप पे भी इसी प्रकार का इनकाउंटर करने की साजिश की गई थी। जी बिल्कुल। क्या है वो वाक्य, बताएं जरा। वो वाक्य है कि पुलिस खेल कूद है, पुलिस विभाग में एक पुलिस खेल कूद है, उसमें करीब 230 जो है पुलिस के ही विभिन्न खेल के विधाओं के थे, और उसका बजट आज तो करीब 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया है आज की स्थिति में, और मेडल नदारत है। तो उसमें यौनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार की शिकायतें कई आईपीएस, कई जो है डीएसपी, कई इंस्पेक्टर, कई सिपाही मेरे पास आए, महिला पुरुष दोनों आए और व्यथा अपनी सुनाए। सब जगह वो लोग थक हार गए थे, कहीं भी मैगजीन में। चौबे जी, जरा मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि पुलिस वाले हमारे पास आए थे, तो आपके पास क्यों आए थे? मेरे पास आए थे कि उनको पता था कि कई जगह वो लोग शिकायत किए तो उनको सुनने वाला नहीं है। मैं चूंकि जो है आवाज़ उनकी बन करके लिखा पढ़ी किया, हर एक मोर्चा पर लिखा, और
मैगजीन में भी निकला और खोल करके विरोध भी किया, आरटीआई भी मांगा। तो मैंने जो आरोप लगाए थे, 2 व्यक्ति जिम्मेवार है, मैं नाम अगर कहिएगा तो नाम भी खोल दूंगा, उमा सिंह और उनके पति जो है प्रेमचंद सिंह, ये फर्जीवाड़ा से जो है बहाल हुए हैं। दोनों मैट्रिक पास थे, लेकिन 7वीं पास के सर्टिफिकेट पर इनकी बहाली हुई, उम्र छिपा लिए। और ये जो आज सिपाही से प्रेमचंद सिंह डीएसपी बने हैं, एएसपी बने हैं, उमा सिंह जो है इंस्पेक्टर बनी हुई है, इनका प्रमोशन भी हो जाएगा। ये एक ही जगह चूंकि जमे हुए थे 10-12 साल, इसीलिए कदाचार, यौनाचार और भ्रष्टाचार वहां पर जम करके हुआ और उनसे पीड़ित लोग थे, इसलिए मेरे पास शिकायत लेकर के आए। तो मैं उनका आवाज बन करके उठाया प्रत्येक मोर्चों पर, इसीलिए जो है हम पर झूठा मुकदमा का किया गया और हमको फंसाने के लिए। बल्कि मैं बता दूं कि जो गिरफ्तारी के लिए आए थे लोग, करीब 100 पुलिस आए थे। बताइए, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2-3 थाना के पुलिस आई थी, बस पर आए थे लोग और बस पर जो है ना पूरा एकदम फोर्स आया था। और मैं गया था बाजार और ऑफिस में फिर आकर के बैठा तो एक पर एक घेर लिया गया, वीडियोग्राफी किया गया। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मुख्यालय में जब वीडियोग्राफी गया तो लोग देखा कि अरे ये तो पेट में हाथ रख करके और ठाठ से जो है घूम रहा है, इस पर शिकन नहीं है। जबकि मैं एक दिन पहले गवाही देने गया था और मेरे पक्ष में कई इंस्पेक्टर और सिपाही ने भी गवाही दिया कि यौन शोषण हुआ है, कदाचार, भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बावजूद भी पुलिस जो है जांच में दोषी पाई, लेकिन उनको बर्खास्त नहीं किया। लीपा पोती करने के लिए केवल उनका ट्रांसफर किया गया। वो भी जब किया गया जब हम हाई कोर्ट में केस किए, तो हाई कोर्ट में जब केस होगा तो जब नोटिस गया हाई कोर्ट की तरफ से तो उन लोगों ने दिया ना कि नहीं ट्रांसफर कर। झा जी, चौबे जी ने अपना आप बीती बताया कि पुलिस वाले इनको भी नहीं छोड़े थे और इन पे भी इनकाउंटर का प्रयास किया गया था। तो ये प्रशासनिक विफलता है या क्या है बिहार के लिए? विफलता है। 2005 के पहले यही भाजपा वाले लोग जंगल राज चिल्लाते थे और आज की जो स्थितियां हैं वो क्या जंगल राज से कम है? नहीं, महाजंगल राज है। इससे उदाहरण क्या हो? तुरंत अभी 10 दिन के पहले की 10 दिन भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह में, इससे उदाहरण बड़ा क्या हो सकता है? 4 दिन हुआ है ना, 4 ही दिन। इससे उदाहरण क्या हो सकता है? जिसको जब हमारा मुखिया ही कहता है जो गोली कमी नहीं है पुलिस के पास, मार दो, क्या होगा? इसे क्या हौसला तो बुलंद होगा पुलिस को ना। गुंडाराज इसी को कहते हैं ना, पुलिस गुंडाराज इसको कहते हैं। आपने लालू जी का भी शासन देखा, नीतीश जी का भी देखा, वर्तमान भी इधर 4 महीने की भी देख रहे हैं। नीतीश जी में वो अफसरशाही जो बढ़ी क्या लालू जी में थी? नहीं, लालू जी का गुंडापन दूसरा था। बिल्कुल, उनकी एक अलग वो उनका कार्यकर्ताओं के द्वारा फैलाया गया था, उनके कार्यकर्ता के द्वारा फैलाया गया था। लालू जी देखिए इसमें बहुत से मामले में वो नीट एंड क्लीन थे, उनके कार्यकर्ताओं ने फैलाया। नीतीश जी का सुशासन का एक बहुत बड़ा उसको तोड़ने के लिए नीतीश जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। शासन विकास का भी बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया, लेकिन अफसरों को तो सर पे चढ़ा दिया। अफसरों को सर पर चढ़ाया, ये भी कह सकते हैं कि अफसरों को सर पर भी चढ़ाया है। किंतु लेकिन जो विकास का जो कार्य रहा है, जिस तीव्रता से, जिस गति से जो बढ़ा है, जिसके बारे में विश्वास भी, कल्पना भी नहीं किया। हाँ, भ्रष्टाचार तो देखिए हर जगह है, लेकिन उसकी जो है कि हम ये भी नहीं कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन किंतु उसमें जो है कि एक बहुत अच्छे पैमाने पर एक मानक जो हम लोग विश्वास उसका जो है ना कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, जितना कि विकास हुआ है उनके रीजन में। चौबे जी, क्या बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? बिल्कुल। वोट दिया गया था नीतीश जी को, शासन चलाने का दिया गया था नीतीश जी को, और ये अचानक से उनको सत्ता परिवर्तित कर दिया गया, अचानक से उनको वानप्रस्थ भेज दिया गया। वही तो हम कहने जा रहे थे
कि जो जनमत आया है उसका कितना अपमान किया है भाजपा ने। नीतीश जी के नाम पर जो है एनडीओ को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, बल्कि कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत मिला। और नीतीश जी को बताया गया कि मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रखा भी गया। लेकिन नीतीश जी के साथ ऐसा षड्यंत्र की भाजपा अपने लोगों को, जेडीयू के लोगों से मिल करके ही, कि नीतीश जी को भाजपा ने एक तरह से विक्षिप्त घोषित कर दिया, मानसिक रोगी एक तरह से उनको घोषित किया गया। और पत्रकार जो है, भाजपा पोषित पत्रकार जो है, गोदी मीडिया, वो नीतीश जी के ऐसे ऐसे हरकत को हाईलाइट किया कि नीतीश जी बदनाम हो गए, कि नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी लायक नहीं है। और इधर जो है नीट छात्रा का बलात्कार हुआ, जिसमें जो है भाजपा के लोगों ने तरह तरह के बात उछलवाया कि नीतीश जी के लड़के शामिल हैं, क्या क्या मामला है। और जो है सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ है, बिहार की जनता समझ रही है कि जो है नीतीश जी को हटाने के लिए भाजपा ने जबरदस्त छल कपट किया, सहारा लिया है। अगर नीतीश जी के बेटे का हाथ था तो फिर उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया? वही तो कह रहे हैं कि नीतीश जी का बेटे का, जब कह रहा था लोग कि हाथ था, तो नीतीश जी के बेटे को क्यों बनाया गया? तो नीतीश जी के साथ जो है बहुत ही जबरदस्त छल कपट हुआ है। मैं आज कह रहा हूं कि आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए सम्राट चौधरी के चेहरा पर, तो भाजपा का स्थिति हो जाएगा राजद जैसा, 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश जी अगर हट जाए, या तो राजद के साथ चल जाए, या छोड़ दीजिए अकेले, ये कांग्रेस के साथ अगर मिल करके चुनाव लड़े, तो प्रचंड बहुमत नीतीश को आएगा। नीतीश के नाम पर मिलता है। लेकिन नीतीश का ये कमी रह गया कि इन्होंने अफसरशाही को, सिस्टम को इतना खुला छूट दे दिया था। 5 साल इनका बहुत बेजोर रहा नीतीश जी का। और हाँ, शुरू का 5 साल जो है ना इतना बेजोर रहा कि अगला 5 साल जनता ने दे दिया इनको। और उसी से जो है सुशासन बाबू कहलाए, विकास पुरुष कहलाए। लेकिन अब जो है अफसरशाही हो गया, तो इतना भ्रष्टाचार विकास कार्यों में हो गया कि नीतीश जी बदनाम होने लगे, पुल ढहने लगा, इनका विकास पुरुष का जो है छवि ध्वस्त हो गया। नहीं तो पुल ढहना और सब तो उस मंत्रालय के का है ना, पथ निर्माण मंत्री भाजपा के थे, हाँ के नहीं थे जी। वही तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, पथ निर्माण विभाग के मंत्री भाजपा के, नगर विकास के, ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये पूरा लूट का, भाजपा का लूट का। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो संघ के लोग जो हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरा लूट लिए हैं। और देख रहे हैं पटना की स्थिति, या कहीं देख लीजिए, जहां जहां नमामि गंगे का पैसा का खर्च हुआ है, आप कहीं धरातल पर देख रहे हैं कि गंगा पवित्र हुई है, बल्कि गंगा जो है और जो है मलिन होते जा रही है। पांडे जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के पूर्व कहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और आज गंगा को अपवित्र करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इनके कथनी और करनी में तो आसमान जमीन का अंतर है। बात आपकी कहना ठीक है, पर उसमें क्या है कि देखिए गंगा की जो परियोजनाएं जो है, उस परियोजना में भी मंदिर जैसा ही राम मंदिर अयोध्या का है, उसी तरह से कुछ ऐसा खेल भी हो रहा है। मतलब घोटाले भरपूर हो रहे हैं हमारे हिसाब से। उसका जैसे देखा जाए, आज तो जितना नमामि गंगे का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी साधन थी। लोग जागरूक भी हुए हैं, लोग गंदगी फेंकना भी बंद कर दिया है, जैसे फूलमाला वगैरह जो है जितना भी है ना। अच्छा, गंगा के नदी के तट को भी साफ सुथरा रखने में जागरूक होकर प्रत्येक लोगों ने तो देखा है। सर तो मेरा हमेशा, मैं उस पर एक तरह से रिसर्च करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, देखता हूँ कि हर एक लोग, हर एक घाट पर 1, 2, 4, 5 ऐसे लोग हैं। एक मिनट आपको रोकेंगे पांडे जी, आपने भी एक प्रपोजल डाला था गंगा किनारे एक गौशाला डालने का। जी बिल्कुल। आपको नहीं मिला? नहीं मिला।
लेकिन वही 1 रुपए में भागलपुर की जमीन अडानी को दे दी गई। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि वो कारपोरेट है, उससे बहुत से सत्ता में और जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं अफसरशाही लोग जो हैं उनको उससे फायदा है। और हमने जो एक गौशाला के लिए, एक गुरुकुल के लिए, जिसमें कि हम गुरुकुल के माध्यम से बिल्कुल माने बिना शुल्क का बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया, गौ की सेवा करने का प्रयास किया। उससे गौ की जो गोबर है, उसकी मूत्र है, उससे नहीं मिला। उससे मैं कुछ करना चाहता था, लोगों के जन कल्याण के कार्य हेतु करना चाह रहा था। उसका प्रपोजल हमें आज तक के ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। झा जी, ये लोग शुरू में जब सत्ता में नहीं होते हैं, जहां जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती है, वहां हिंदुत्व खतरे में आ जाती है, और जहां होती है वहां हिंदू ही खतरे में रहते हैं। तो हंसी, जब सत्ता में आती है तो हिंदू भूल जाता है लोग, तो हिंदू को मारने पर लग जाता है। फिर वही ना हुआ। आज तक पूरे देश में जब सरकार बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस की थी, या जो भी कोलैबोरेशन की सरकार थी, तो सारे जगह पूरे इंडिया में, भारत देश में हिंदू खतरा में था। आज सारा हिंदू क्या सुरक्षित हो गया है? नहीं, और हिंदू खुद खतरे में है। पूछिए कैसे? कहीं भी आप गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट देखेंगे, सारा फायदे का प्रोजेक्ट बना है। अदर जिसके लिए वो कहता था ये इससे खतरा है, हम नाम नहीं लेंगे अदर कम्युनिटी का, लेकिन आप जितना देखिए, आप देखिए ना एजुकेशन के लाइन में देखिए, अब IAS IPS लोग निकल रहा है उस कॉम का बैकडोर से। हाँ, बैकडोर से। ये सब बीजेपी का। हाँ, तो वही कह रहे थे जो खतरा इसका यही है, इसका चाल चरित्र जो है ना बीजेपी का यही है। बस लोगों को डरा देना है और सत्ता हासिल करना, इसके लिए जो भी करना पड़े, इसका यही मेन मुद्दा है। जी, झा जी ने कहा कि ये डरा कर केवल वोट लेने का काम करती है, आप क्या कहेंगे? झा जी की बात में बहुत दम है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन रह गई सवाल का कि एकता के नाम पर जो है ना ये छल हो रहा है हिंदुओं को, है ना, सनातनी लोगों का ये छल किया जा रहा है। ये तो सीधा स्पष्ट है कि भाजपा के द्वारा ही छल किया जा रहा है। लोगों को समझ नहीं अभी तक आई है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ साल 2 साल में तो बहुत अच्छी तरह से समझ आती जाएगी, और जब आ जाएगी तो फिर यहाँ वतन के कगार पर जा सकती है। ये क्या कहेंगे चौबे जी आप? मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा अगर सही में हिंदू का हितैषी रहता तो सनातन बोर्ड का गठन करता, और सनातन बोर्ड जो है अधिग्रहण करता, जितने भी मठ मंदिर की जमीन है उसको अधिग्रहण करता, और व्यवस्थित ढंग से सनातन विकसित होता। उसमें सनातन में जितनी भी जातियां थी, सनातन और हिंदुत्व में लोग कहते हैं कि नहीं, जो जाति में विभक्त हुआ है तो भाजपा ने ही उसको लहर दिया है। भाजपा सत्ता में आने से पहले जो है बनिया सभा, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, सभी जातियों का जो सभा, अब उपजातियों का, दलित महादलित में कर दिया। तो मेरा कहना कि सनातन बोर्ड का गठन करके, और जितना मंदिर पर चढ़ावा आता है, इकट्ठा होता है, तो उसका शिक्षा और चिकित्सा पर वो खर्च होना चाहिए था। सनातन बोर्ड की बात आप कर रहे हैं, फिर तो शासन मंदिरों का उन्हीं के हाथों में चला जाएगा ना। अगर मंदिर, जैसे पूर्व में क्या होता था, मंदिर का देख रेख आम जनता करती थी और जनता का कंट्रोल होता था, किसी सरकार का नहीं होता था। लेकिन जब से ये 1947 के बाद से, खासकर आपका 1991 में जो एक्ट बना मंदिर के लिए, तब से और ज्यादा दिक्कत हो गई। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि कहाँ जो है गलतियां हो जाती है। सनातन बोर्ड के गठन करने का मतलब, सनातन के 4 जो है प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो सनातन के प्रधानमंत्री जब 4 शंकराचार्य जी है, वो न संचालित करेंगे कि शासन पे होता संचालित करेगा? वो नहीं ना संचालित करेगा।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन बोर्ड का गठन करके और समाज जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वही चलाते। जैसे जो है सरकार की सारी समितियां जो है, आप शांति समिति के देख लीजिए कि शांति समिति थाना स्तर पर बनी हुई है, फिर भी क्राइम हो रहा है। आखिर क्राइम क्यों हो रहा है? उस शांति समिति में गुंडे मवाली जो है वो जो है मुखबिर पड़े हुए हैं। कोई भी सब समाज का कोई व्यक्ति है, आप थाना वाइज जो है मांग लीजिए कि कितना जो है शांति समिति जो बना हुआ है और शांति समिति में किस तरह के आदमी हैं, उनका क्या कैरेक्टर है, वो सारा जो है पूरे इंडिया का, क्योंकि शांति समिति तो थाना स्तर पर पूरे इंडिया में है, तो सारा कलई खुल जाएगा स्पष्ट रूप से। तो मैं इसलिए कहा कि नहीं, शंकराचार्य जी हेड है सनातन के और उनके नेतृत्व में जो है एक गठन होना चाहिए और हिंदू समाज के जो सही व्यक्ति है, सभी जाति के जो है उनको जो है प्रतिनिधित्व मिल करके ईमानदारी से, पारदर्शिता से ये सब काम होता है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोग का। और आप लोग तीनों एक मत हैं कि आने वाले दिनों में एक स्लोगन बन जाएगा, एक ही भूल कमल का फूल। बिल्कुल सही बात है। अब जो है ना, दो पर थी ना भाजपा, वो कांग्रेस का जो है सफाया करने के लिए कह रही थी। वो मैं कांग्रेस का पक्षधर भी नहीं हूँ। वो जो है जितना गलती कर चुका है, वो 70 साल शासन किस लिए किया? वो समाज को संगठित करके, मानिए ना कि उसका जो है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम उसका कॉम्बिनेशन था, और इन्होंने तो जाति में बांट दिया, उपजाति में बांट दिया, सबको तोड़ करके हिंदुत्व का जो बने हुए चोला बुर्का पहन लिए हैं, वो बुर्का जो है इनका पता चल गया कि नहीं, इनके हिंदुत्व के बुर्का में जो है वो षड्यंत्रकारी घुसा हुआ है। तो इनके षड्यंत्र को जो है हिंदू लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए दोबारा ये सत्ता में आने वाले भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोग तीनों का। आप लोग तीनों ने समय दिया, बहुत बहुत आभार।